हेलो फ्रेंड्स। इंडिया का फ्यूल सिस्टम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और फ्यूल सिस्टम जैसे ही बदलेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े ट्रांजिशन आएंगे, क्योंकि फ्यूल के साथ साथ इंजन कंपेटिबल होना चाहिए। आपने देखा 2020 में जैसे BS6 लॉन्च हुआ, डीजल गाड़ियों के साथ DPF लग गया और DPF एक बड़ी मुसीबत बन गया डीजल गाड़ी के लिए। जब आप पेट्रोल की तरफ जाते हो तो 2022 में ही E10 ब्लेंडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। E20 कंपलसरी हो चुका है, हर जगह आपको 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला के मिलता है। अभी जो मार्केट में गाड़ियां मौजूद हैं सिर्फ E20 तक ही वेयर कर सकती हैं, भले आप आज ही गाड़ी क्यों ना लो। लेकिन अब बहुत जल्दी ही E35 और E85 की बात चल रही है, यानी एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ा दिया जाएगा। मार्केट में भी गाड़ियां वो है नहीं, तो फ्यूचर क्या होगा? ये ट्रांजिशन बहुत तेजी से चल रहा है और ये एथेनॉल की ब्लेंडिंग सिर्फ पेट्रोल तक ही सीमित नहीं है। डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की बात चल रही है, जो एथेनॉल का ही एक फॉर्म है। जब डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल मिल जाएगा तो इंजेक्टर आपके क्या रिस्पॉन्स करेंगे? गाड़ियां क्या अभी चलने लायक हैं उस बायोफ्यूल से? बिल्कुल भी नहीं। और ये सारे बदलाव आखिर हो क्यों रहे हैं? इंडिया की फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। लेकिन क्या ये सच में सही कदम होगा डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, या फिर मामला कुछ और ही है? सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आम आदमी तक सिर्फ बदलाव पहुंचते हैं। ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा, ये नहीं बताया जाता। साफ साफ क्लियरिटी आती ही नहीं है। ट्रांजिशन हो जाता है, E20 कंपलसरी हो जाता है, जबकि मार्केट में E10 वाली गाड़ियां अभी भी मौजूद हैं। लोगों की गाड़ियों में प्रॉब्लम भी आ रही है, सोल्यूशन पूरी तरह से दिया नहीं गया। क्या ये चेंज सच में आपके लिए फायदेमंद है या फिर सिस्टम कहीं और ही आपको ले जा रहा है? रियलिटी कुछ और ही है। अब शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर ये एथेनॉल क्या होता है। देखो, एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है। जैसे आप नाम सुनते हो E20, 20% एथेनॉल और 80% प्योर पेट्रोल है। अब ये एथेनॉल दो अलग अलग तरीकों से बनता है। फर्स्ट जनरेशन प्रोसेस, जिसमें मेनली फूड क्रॉप का यूज होता है और हमारे इंडिया में यही एथेनॉल बनाया जाता है और यही यूज किया जाता है। दूसरा होता है सेकेंड जनरेशन, इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज किया जाता है, जो पहले वाले से ज्यादा सस्टेनेबल है और इसी का इस्तेमाल ब्राजील जैसे देश कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। जब भी हम एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो लोग वहां पे ब्राजील वाला एग्जांपल सेट कर देते हैं, लेकिन ब्राजील में एथेनॉल बनाने का ये सेकंड वाला तरीका यूज होता है, हम लोग फर्स्ट वाला यूज करते हैं। अब सीधा आते हैं मेन सवाल पर, क्या ये ब्लेंडिंग प्रैक्टिकली हमारे लिए फायदेमंद है? अगर शॉर्ट में पॉजिटिव देखे जाएं तो साफ दिखता है, इससे एमिशंस कम हो जाएंगे, दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी और किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा। देखा जाए तो साफ साफ पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, और इसे देखने के लिए इसकी प्रैक्टिकल साइड देखना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले माइलेज के पॉइंट से देखते हैं। एथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल के मुकाबले में कम होती है। अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाए तो हमें उतनी ही दूरी तय करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल लगेगा। अगर सस्ता जितना होता भी है तो उतना एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्च हो जा रहा है, बात बराबर ही आ जा रही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है माइलेज के मामले में। दूसरा, गाड़ी के इंजन और उनका मेंटेनेंस। देखिए, हायर ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को कंज्यूम करने के लिए इंजन अलग तरह से डिजाइन किए जाते हैं। इंजन की फ्यूल लाइन अलग होती है, ECU की प्रोग्रामिंग अलग होती है, इंजेक्टर्स अलग होते हैं, उनमें लगाने वाला रबर और प्लास्टिक अलग होता है। शॉर्ट में अगर कहें तो अगर वो गाड़ी उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरे फ्यूल डालने के बाद वो उस गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी में मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। भले ही वो आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको जरूर दिखाई देगी अगर आपका इंजन हायर ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के लिए नहीं बना है तो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न मेरा ये है, एथेनॉल को बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और हमारे यहाँ मेनली जो खेती होती है वो ग्राउंड वाटर से होती है। ग्राउंड वाटर हर साल आपको पता होगा जगह जगह पे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और नीति आयोग तो अब ये भी कह रहा है कि आने वाले 10 सालों में बड़े शहरों के पानी सूख जाएंगे, वहां सूखा पड़ जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग और बढ़ा पाएंगे? क्या सच में ये प्रैक्टिकल होगा? इसके लिए पानी कहां से आएगा? 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए अगर चावल का यूज किया जाता है तो 10,000 लीटर पानी चाहिए, 1 लीटर सिर्फ एथेनॉल के लिए। वहीं अगर आप मक्का से बनाते हो तो आपको फिर भी 3500 लीटर चाहिए। आप अगर गन्ने से बनाते हो तब भी आपको 4000 लीटर 3500 लीटर लगभग पानी चाहिए। मतलब एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है 1 लीटर एथेनॉल के बदले 10,000 लीटर पानी। पानी ज्यादा कीमती है, असल में एथेनॉल इतना कीमती नहीं है। गाड़ियां रुक जाएंगी तो काम चलेगा, इंसान प्यासा मर जाएगा तो काम नहीं चलेगा। और अभी के समय में ये जितनी वाटर कंज्यूम वाली क्रॉप है, इसको उगाने पे गवर्नमेंट ने भी रोक लगा दी है। जैसे कुछ क्षेत्रों में हरियाणा पंजाब में 2 बार धान उगाया जाता था, उनको रोक लगा दी, आपको बैन लगा दिया कि आप 2 बार नहीं उगाओगे जी, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी आपको प्रमोट कर रही है मोटा अनाज के लिए, वजह सिर्फ ग्राउंड वाटर है। तो जब अभी की हमारी खपत सिर्फ खाने को लेकर है, 10% ब्लेंडिंग हम एथेनॉल की पेट्रोल में कर पा रहे हैं, 20% ब्लेंडिंग कर पा रहे हैं, तब ये हालात हैं ग्राउंड वाटर के।
तो क्या आपको लगता है कि रियल में इतना ग्राउंड वाटर हम निकालेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये सही होगा? अब जो लोग ब्राज़ील की बात करते हैं, ब्राज़ील में E85 तक चल रहा है, तो इंडिया में क्या दिक्कत आएगी? देखो, ब्राज़ील में वाटर सोर्स ग्राउंड वाटर इतना यूज़ नहीं होता जितना वहाँ पे रेन वाटर यूज़ होता है, वाटर हार्वेस्टिंग होती है, और वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, साथ में पॉपुलेशन इतनी कम है कि पानी का कंजम्पशन उतना नहीं है, उनका बारिश के पानी से ही सारा काम चल जाता है, तो उनके लिए वो चीज़ें प्रैक्टिकल हो सकती हैं। लेकिन इंडिया और चाइना जैसी बड़ी कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, पानी नीचे चला जा रहा है, जो बोरवेल आपका पहले 30 फुट पे पानी दिया करता था वो अब 100 फीट पे पानी दे रहा है। एक एक बूंद पानी की कीमती है, हमने सुना है। तो 10,000 लीटर पानी की खर्च कर देना सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल के लिए, वो कहाँ तक सही है? और एथेनॉल के लिए तब भी करें जब बहुत सस्ता पड़ रहा हो। वो एथेनॉल हमें आज पेट्रोल के ही भाव में पड़ रहा है, यहाँ तक कि सरकार कह रही है कि एथेनॉल तो हमें पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है। पेट्रोल के प्राइस कम होना तो अलग बात है, पेट्रोल के प्राइस में और एथेनॉल मिलाया गया है ये कह के कि एथेनॉल तो हमारा जी और महंगा है। तो जब अब और महंगा है, पानी की कमी है, फिर इससे ज़्यादा और महंगा नहीं हो जाएगा? क्या हम सही जा रहे हैं इस दिशा में? क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकल है? मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तैयार हो जाती है, E85 वाली गाड़ियां ले आती हैं, लेकिन एथेनॉल इतना सारा आएगा कहां से इंडिया में? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब फ्यूल रिलेटेड मामला है तो इस सारी चीज़ों को करने की मेन जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, हरदीप सिंह पुरी की, या फिर ARAI की? इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या दिखती है? एथेनॉल को प्रमोट करते हुए, ब्लेंडिंग को बढ़ाने की बात करते हुए नितिन गडकरी जी दिखते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट डिवीजन है, रोड मिनिस्ट्री है। आज एक नॉर्मल कार यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है, E20 कंपलसरी हो गया है, E25 की बात चल रही है, E35 भी आ सकता है, E85 तक तो हमको जाना है, जल्दी ये चीजें अचीव करनी होंगी। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बन रहे हैं, जल्दी मार्केट में आने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप पर क्या इफेक्ट डालेंगी, कार यूजर पे क्या इफेक्ट डालेंगी, ये तो कोई क्लियरिटी नहीं बता रहा है। कब तक होगा कुछ नहीं पता, फिर अचानक से आ जाता है कि जी हो गया है। पुरानी जिनके पास गाड़ियां हैं वो क्या करेंगे? अब कल जो इस गाड़ी की मैंने वेन्यू की डिलीवरी ली है, E20 वाली गाड़ी वो है, अब कब वो E35 आ जाएगा या 85 आ जाएगा, फिर ये 20 वाला क्या करेगा? क्या कंपनी इसमें कुछ करेगी? कुछ क्लियरिटी नहीं है। जबकि आप देखो बाहर के कंट्रीज में पुरानी गाड़ियों को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक किट मिलती है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो E85 तक, और वहां पे एक ऑप्शन भी होता है, आप चाहो तो 100% पेट्रोल ले लो, आप चाहो तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ले लो। हमारे यहाँ पे वो भी क्लियरिटी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है तो वो सबके लिए है, जबकि कंपनीज कह रही हैं कई सारी खुल के कि भाई E10 वाली जो गाड़ी है, E20 पेट्रोल से चलाओगे तो ये खराब हो सकती हैं, और वारंटी में भी कवर उसको वो लोग नहीं करेंगे। तो फिर अब आगे क्या? ये चेंज सिर्फ फ्यूल का नहीं है, ये चेंज डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है कार मैन्युफैक्चर पर, उसकी फ्यूचर प्लानिंग पर। अगर क्लियर डायरेक्शन और कम्युनिकेशन नहीं होता तो इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है कार यूजर पे, प्राइस, टेक्नोलॉजी और रिलायबिलिटी के फॉर्म में। अब अगर आप एक नॉर्मल कार बायर हो तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या मैं अभी गाड़ी खरीदूं या वेट करूं, या करंट में मेरे पास जो गाड़ी है वो फ्यूचर के चेंजेस को हैंडल कर पाएगी, या मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो मुझे मेंटेन में क्या क्या चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। E10 को E20 से चलाने के लिए कौन कौन से मेंटेनेंस करने चाहिए, कौन से ट्रिक्स, टिप्स क्या हैं, वो सारे मैंने अपने वीडियो में बता रखे हैं। पहले ही जब एथेनॉल आया भी नहीं था तभी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी। प्रैक्टिकल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ड्राइविंग पैटर्न में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का क्या क्या पार्ट आपको और कर लेना चाहिए, वो वीडियो ज़रूर जाके देख लेना। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या अभी कार लेनी चाहिए या वेट करना ही बेहतर होगा? लेकिन इसका जवाब सबके लिए सेम नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। हर इंसान के लिए अलग रूल अप्लाई होता है। सीधी सी बात है, मार्केट अभी चेंजिंग फेस में है, फ्यूल सिस्टम चेंज हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी चेंज होगी, इंजन चेंज होंगे, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। अब किसको ये गाड़ी इस समय अभी ले लेनी चाहिए? पहले वो लोग जिनको एक्चुअल में इस समय पे जरूरत है, वाकई में जरूरत है, और वो उतनी कीमत को फुलफिल कर लेंगे, या वो लोग जो हर साल 2 साल में गाड़ी चेंज कर लेते हैं, या वो लोग जिनको रीसेल वैल्यू से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो लोग अभी गाड़ी खरीद भी लें तो इतना ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो लोग गाड़ियाँ चेंज कर रहे हैं, पैसों की इतनी बड़ी कोई दिक्कत उनके पास नहीं है। लेकिन अब लें तो कौन सी गाड़ी लें जिसमें ज़्यादा नुकसान ना हो? CNG गाड़ी ले लें तो पीछे एक सिलेंडर रखना पड़ता है, स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्या डीजल ले लें? दिल्ली और NCR में सिर्फ 10 साल ही चल पाती है, इसके पॉल्यूशन का इशू आता है, साथ में DPF लगा हुआ है BS6 आने के बाद। तो क्या सिर्फ पेट्रोल लें? पेट्रोल आपको लोकल में इतना माइलेज नहीं दे पाता।
फिर क्या ईवी सोल्यूशन है? देखो ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि कौन सी गाड़ी ले लेना सही होगा। इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि इस पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। लेकिन अगर मैं बात करूं ईवी की, अभी लोगों को लग रहा है कि ईवी फ्यूचर है। रियल में तो ईवी अभी तक मुझे फ्यूचर नहीं दिखता, जैसा इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना चार्जिंग की दिक्कतें हैं और चार्जिंग होने के बाद बैटरी के वारंटी के जो इशू अभी मार्केट में फेस हो रहे हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं कि ईवी लेना फायदे का सौदा होगा। लेकिन हाँ, आने वाली गाड़ियों में जैसे किया लॉन्च कर रही है, हुंडई लॉन्च कर रही है, मारुति लॉन्च कर रही है, इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी R&D थोड़ी अच्छी होती है और पहले होती है, कस्टमर पे ना होके अपनी पहले ही कर लेते हैं, तब ये चीज़ों को लॉन्च करते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी गाड़ियां शायद कुछ आगे तक अच्छा दे पाए। वो तो डिपेंड करता है कि जब मार्केट में आएंगी तो क्या गुल खिलाएंगी, तब का तब देखा जाएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं भी कोई ईवी खरीदूं और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अभी कौन से लोग हैं जो गाड़ी नहीं लेंगे? देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर हो, पहली बार गाड़ी लेने जा रहे हो, अभी तक गाड़ी के लिए वेट कर रहे थे, पैसे जोड़ के रखे हैं, कुछ पैसे फाइनेंस कराओगे तब लोगे, और गाड़ी की इतनी बड़ी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए। ट्रांजिशन फेज को निकल जाने दो, जो चीज़ें आनी है आ जाने दो, तब आप गाड़ी ले लेना। या फिर वो लोग जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी है, समय बचा हुआ है, बस अपग्रेड करने के लिए टाइम देख रहे हैं, तो अपग्रेड करने का टाइम भी अभी ये सही नहीं है, उनको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन अपग्रेड करना उनकी मजबूरी है, पुरानी गाड़ी खराब हो चुकी है या उसका टाइम पूरा हो चुका है और उनको वाकई में ज़रूरत है, तो वो लोग गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए वो समझ के तभी आप गाड़ी खरीदना। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ईवी, सारे ऑप्शन आपको देखेंगे। अब बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी चुनना और कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा पैसा अभी मत डालना। और वो लोग जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं जो E10 से चलने वाली हैं, मार्केट अभी E20 आ चुका है, वो सोच रहे हैं कि मैं चेंज करके E20 वाली गाड़ी लूँ, तो उनको अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अब ये पेट्रोल के साथ एथनॉल की ब्लेंडिंग कितनी सक्सेस होगी, जबकि एथनॉल बनाने में पानी की कंजम्पशन मैंने आपको समझा दिया और हमारे यहाँ पानी की कमी भी आपको दिखा दी। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना ना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।